Hello बच्चों, let's read the question and the question says the cofactors that associated with the apoenzyme only during course of catalysis are called as। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोफैक्टर ऐसे कौन कोफैक्टर्स को हम क्या कहेंगे जो एपोएंजाइम के साथ सिर्फ और सिर्फ कैटालिसिस के दौरान ही एसोसिएट होता है, उसके बाद वो एक्चुअली सेपरेट हो जाता है। क्वेश्चन का ये मीनिंग निकलता है। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि उन कोफैक्टर्स को हम क्या कहते हैं। इधर दे आर कोफैक्टर, बी कोएंजाइम, सी मेटल आयन या डी प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो की कॉन्सेप्ट जानते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक्चुअली एंजाइम्स जो होते हैं हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं which alters the rate of reaction and they all are proteinaceous, मतलब प्रोटीन इन नेचर होते हैं and they found actually in living system only। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ एंजाइम होते हैं, few enzymes which are actually they remains कैटेलिटिकली इनएक्टिव। इनको हम कैटेलिटिकली ये क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। होते प्रोटीन नेचर के ही हैं लेकिन कैटेलिटिकली इनएक्टिव होते हैं और ऐसे एंजाइम्स को हम एक्चुअली नाम देते हैं एपोएंजाइम्स। सच एंजाइम्स आर नोन एज एपोएंजाइम्स, दे आर कैटेलिटिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। लेकिन जब ये किसी कोफैक्टर्स के साथ जुड़ते हैं ना, व्हाट आर कोफैक्टर्स? कोफैक्टर नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। किसी भी कोफैक्टर्स के साथ जब ये जुड़ते हैं तो हमारे एपोएंजाइम्स क्या बन जाते हैं, होलो एंजाइम, मतलब एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स बन जाएंगे, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। अब हमारे यहाँ पे ये कोफैक्टर्स की बात हो रही है एक्चुअली। तो कोफैक्टर्स क्या हैं? कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं तीन टाइप का होता है। एक है दीज कोफैक्टर्स में बी मेटल आयंस, ये मेटल आयंस हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम को आयंस भी बोलते हैं। मेटल आयंस में मैग्नीशियम +2 या पोटेशियम प्लस आयन एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। दूसरा हो सकते हैं ये नॉन प्रोटीन, तो है ही सही, कोफैक्टर्स आर ऑल नॉन प्रोटीन, these are all non protein, लेकिन they may be organic compound but cannot separate from enzyme once it associated, cannot separate from enzyme once it gets bound। एक बार बाउंड हो गया अब ये सेपरेट नहीं होगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं सच कंपाउंड या सच कोफैक्टर्स आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये सेपरेबल नहीं है इसका मतलब। तीसरा टाइप का जो है कोफैक्टर वो है तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट दे आर सेपरेबल, सेपरेबल हो जाते हैं ये आफ्टर कैटालिसिस ओवर। कैटालिसिस होते ही ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब ये सिर्फ कैटालिसिस के दौरान ही बाउंड हो रहे हैं। तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कोफैक्टर्स को हमने नाम देते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स, सच कोफैक्टर्स आर नोन एज कोएंजाइम्स, इनको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देख लें कि कोफैक्टर दैट एसोसिएटेड विद द एपोएंजाइम ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस आर कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। तो खुद ही इसका कोफैक्टर्स का नेचर हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कोफैक्टर है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। बी कोएंजाइम्स, तो यस इट इज अ करेक्ट आंसर, बी कोएंजाइम ही है, क्योंकि यही है जो इजीली सेपरेबल हो रहा है, सिर्फ कैटालिसिस के वक्त ही बाउंड हो रहा है, उसके बाद ही अलग हो जाता है। सी मेटल आयन, तो मेटल आयंस जो होते हैं ये एक्चुअली एपोएंजाइम्स के साथ जुड़ते हैं लेकिन ये कैटालिसिस के वक्त
ज्वाइन नहीं होते, दे कैन नॉट एसोसिएटेड, ओनली दे रिमेन एसोसिएटेड, ठीक है। कोआइंस एंड डी प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये भी वो हैं जो सेपरेबल नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सो विल गो विद आंसर बी, that is coenzyme. So I hope you understood well. Best of luck.